सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आ जाइए बाबू, आज का सेशन हम लोग ऑन करते हैं और सबसे पहले चीजों को समझते हैं है क्या। देखिए, सिलोजिज्म की अगर बात करें हम तो साइलॉक्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इमेजिनरी साइलॉक्स और एक होता है रियलिटिक साइलॉक्स। जैसे अभी अगर आप देख रहे होगे तो ये इमेजिनरी साइलॉक्स का हिस्सा नहीं है, ये रियलिटिक साइलॉक्स का हिस्सा है, जिसमें सम नॉट, ऑल और नो, यही चार कॉन्सेप्ट पे पूरी सिलोजिज्म चलती है। अब देखो यहाँ कहता है कि कुछ व्यापारी क्या हैं, तो सर अमीर है। यानी जितने भी व्यापारी होंगे हमारे यहाँ, उसमें से कुछ आपको क्या दिखेंगे, अमीर दिखेंगे। और फिर कहता है सर बिरला जो है वो अमीर है। तो बिरला अमीर वाले हिस्से में है। अब बिरला व्यापारी है या बिरला व्यापारी नहीं है, हम ये श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते। दूसरा कहता है बिरला के पास एक बड़ा फॉर्म है। कहीं भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं कहा गया है कि जो अमीर है उसके पास फॉर्म हो। तो एक नंबर भी गलत है और दो नंबर भी गलत है। तो आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर डी जो है, यही इसके लिए बेस्ट और सुटेबल आंसर होगा। गुड मॉर्निंग बच्चे। अब देख लो, हम चाहे ना तो इस बेंच से भी बना सकते हैं। देख लो, ये जितना भी व्यापारी है, क्या है, जितना भी व्यापारी है, इसमें से कुछ व्यापारी बच्चे क्या हैं, तो कुछ व्यापारी सर अमीर है। अब कहता है बिरला अमीर है, तो बताओ अगर हम बिरला को यहां जगह देते हैं तब भी वो अमीर ही होगा, और अगर बिरला को हम यहां जगह देते हैं तब भी बिरला अमीर ही होगा। तो हम 100% श्योरिटी के साथ ये नहीं कह सकते हैं कि बिरला यहां है या बिरला यहां है। नहीं बच्चे, बिहार एसएससी का रीजनिंग क्लोज नहीं किए हैं अभी। टोटली रूप से आप अगर देखोगे तो आपकी डेट नहीं दी है, लेकिन बच्चों का जो डेट है ना LPCBT2, उसका डेट दे दिया है। इस सप्ताह थोड़ा हम बिजी थे तो इसीलिए ये शाम वाली क्लासेस सुबह कर दिए हैं। फिर इस सप्ताह के बाद हम बिल्कुल फ्री हो जाएंगे शाम में। तो फिर ये सुबह वाली क्लास जो है ना हम लोग की, शाम में जो 8 से 9 चला करती थी पर डे रात में, हम लोग की वही क्लासेस चलेगी। लेकिन 19 तारीख तक इसमें जो है ना बच्चे, हम लोग उसी क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करेंगे जो LPCBT2 में आने की चांसेस बन रही है। ठीक है, और फिर तो इसके बाद जैसे चलता था वो चलता ही रहेगा। तो देख लो आंसर क्या हो गया बच्चे, तो कोई नहीं। नेक्स्ट वन देखेंगे। देखिए क्या कहता है, आज लॉजिकल रीजनिंग का सामना कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो अगर आप सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हो, ठीक है, बहुत सारे लोग जाते हैं, तो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर आप जाते हो ना, तो वो मॉर्निंग वॉक आपके स्वास्थ्य के लिए क्या है, तो लाभदायक है। अब कहता है सभी स्वस्थ लोग सुबह की सैर के लिए जाते हैं। ये तो हमें पता चल गया कि सब सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, लेकिन हम लोग को इस स्टेटमेंट के माध्यम से यह नहीं पता चल पाया कि सभी स्वस्थ लोग जो हैं वो सुबह की सैर पर जाते हैं। गलत हो गया। शाम की सैर हानिकारक है। अब बताओ स्टेटमेंट किसकी बात कर रहा है, तो सुबह की, और कंक्लूजन किसका है, शाम की। तो ना तो एक अनुसरण करता है ना तो दो अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। हाँ, रिजल्ट तो सबको चाहिए ना, तो बस कुछ दिन आप LP के लिए पढ़ लो, फिर तो वो हम लोग बैच जो ऐसे करते थे वो करेंगे। अब हमेशा यहाँ एक नोट याद रखोगे निष्कर्ष में, जो कि बहुत जरूरी नोट होता है। वो नोट क्या है, यदि यदि कंक्लूजन डायरेक्ट या डायरेक्ट रूप से डायरेक्ट रूप से स्टेटमेंट से नहीं जुड़ा हो, तो वह मान्य नहीं होगा। अक्सर आप लोग कंक्लूजन बनाते समय ये छोटी छोटी गलतियां कर देते हो, ये गलतियां नहीं करनी है।
स्टेटमेंट में सुबह के सैर की बात हो रही थी, जबकि कंक्लूजन में शाम के सैर की बात हो रही थी। तो स्टेटमेंट जब सुबह के सैर का था तो कंक्लूजन भी सुबह का ही निकलेगा, कंक्लूजन शाम का नहीं निकलेगा। इसीलिए मैंने नोट लिख दिया कि कंक्लूजन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से क्या होंगे, स्टेटमेंट से जुड़ा होगा। अगर जुड़ा हुआ नहीं है तो वो कंक्लूजन भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एनालॉगी सेक्टर का क्वेश्चन है। और एनालॉगी सेक्टर में अगर वर्ड बेस्ड एनालॉगी आया, शब्दों पे आधारित आ गया, तो कहीं ना कहीं आपको समस्या में डाल देता है। जैसे इसी क्वेश्चंस की अगर बात करें तो पिजन किसको कहते हैं, तो सर कबूतर को कहते हैं। पीस किसको कहते हैं, तो शांति को कहते हैं। यानी कबूतर क्या होता है ना बच्चे, की शांति का प्रतीक होता है। कबूतर क्या होता है, तो शांति का प्रतीक होता है। अब कह रहा है सर व्हाइट फ्लैग यानी कि सफेद झंडा, तो सफेद झंडा किसका, तो सरेंडर यानी आत्मसमर्पण का प्रतीक होता है। अक्सर आप मूवी वगैरह में देखते हैं कि अब यदि लड़ाई नहीं करनी है तो हम लोग क्या यूज कर लेंगे, तो सफेद झंडा यूज कर लेंगे। तो सफेद झंडा का संबंध किससे हो जाएगा, तो आत्मसमर्पण से हो जाएगा, यानी सरेंडर से हो जाएगा। तो अक्सर देखा गया है कि इस टाइप के जो एनालॉगी सेक्टर होते हैं, जो कि वर्ड बेस्ड पे डिपेंडेंट होते हैं, बड़ा ही कठिन होते हैं। अगर उस सेक्टर का नॉलेज आपको नहीं है तो फिर समझ लेना भैया वैसा एनालॉगी बनाने में आपके पसीने निकलने वाले हैं। अब देखो कितना अच्छा सा क्वेश्चन दे रखा है। सन है ना, सन को वो 6, 7 और 8 लिखता है। इसी तरह से 10 की बात करें तो 10 को वो 9, 4 और 8 लिखता है। अब इन दोनों से मिलाकर कहता है सर स्टोन को लिखकर बताओ कि आप कैसे लिख सकते हो। देखिए सबसे पहले हमें यह फील करना है कि क्या कुछ भी कॉमन है। तो इसमें और इसमें अगर देखें तो n कॉमन है, n के प्लेस पे 8 को यूज किया गया। यहाँ भी n कॉमन है, n के प्लेस पे 8 को यूज किया गया। यानी सिस्टम कैसे चल रहा है, प्लेस के अकॉर्डिंग चल रहा है। सिस्टम कैसे चल रहा है बच्चे, तो प्लेस के अकॉर्डिंग चल रहा है। जो एलिमेंट जहां है उसका डिकोड भी वहीं पे है। तो बस कुछ नहीं करेंगे। एस के लिए हम लोगों ने क्या कोड किया, तो सर 6। टी के लिए हम लोगों ने क्या कोड किया, तो सर 9। ओ के लिए क्या कोड किया, तो सर 7। एन के लिए क्या कोड किया, तो 8। और ई के लिए क्या कोड किया, तो सर 4। 69784 चाहिए। 69784 ऑप्शन नंबर बी में हमें स्पष्टता देखने को मिल रहा है। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर बी को कर लेंगे। इसको कहते हैं प्लेस वाइज कोडिंग, और ये कोडिंग डिकोडिंग की दुनिया का सबसे आसान टाइप में से एक होता है। अब देखिए एक आसान टाइप हो गया, तो चलिए ले लीजिए हेल्दी वाला टाइप। अब देखिए ये वाली क्वेश्चन जो है ना, बैट बराबर फॉल, बॉल बराबर 882, फॉल बराबर व्हाट होगा। काफी बेहतरीन क्वेश्चंस मुझे लगा, क्योंकि इसको बनाने में लगा कि यार क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट आप खुद भी बनाकर देखो। तो बैट बराबर 4, बॉल बराबर 882 और फॉल बराबर क्या हो सकता है। 1 मिनट आप इस पे काम करके देखो, फिर तो मैं जवाब दूंगा ही। 1 मिनट दिमाग खर्च करो इस क्वेश्चंस पे, अच्छे क्वेश्चन है। बैट बराबर 4, बॉल बराबर 882, फॉल बराबर व्हाट, क्या किया गया है प्रश्न में। प्रिंस, आलोक, सैयद आलम जी, संजीव दास जी, जवाब दीजिए बच्चे। देखिए बन रहे हैं आपसे। देखिए एकदम आसान सा काम किया गया, बस उलझन पैदा किया। तो हमेशा याद रखना कि अगर कोई बहुत बड़ी संख्या दिखने लगे ना, बहुत बड़ी संख्या दिखने लगे ऐसे कोडिंग डिकोडिंग में, तो एकदम दिमाग लगा लेना। चाहे तो उसमें मल्टीप्लिकेशन हुआ है, चाहे तो स्क्वायर हुआ है, चाहे तो उसमें क्यूब हुआ है। ठीक है, जब बड़ी संख्या दिखे तो क्या दिमाग लगाना, या तो स्क्वायर हुआ है, या तो क्यूब हुआ है, या तो मल्टीप्लिकेशन हुआ है। अब देखो हमारे पास क्या है, बैट है। बी की वैल्यू 2 होती है, ए की वैल्यू 1 और टी की वैल्यू 20 होती है। अगर सबको हम आपस में गुना कर दे तो 20 दूना कितने हो जाएंगे, तो 40 हो जाएंगे। अगर 40 को पलट कर लिखे तो 0 4 लिख सकते हैं, और 0 4 के लिए हम केवल 4 भी लिख सकते हैं।
इसका मतलब है कि आपस में सर मल्टीप्लाई करके और उसको उलट दिया है। इसी तरह से अगर हम बात करें बॉल की, BALL, बी की प्लेस वैल्यू 2, ए की प्लेस वैल्यू 1, इसकी प्लेस वैल्यू 12 और इसकी प्लेस वैल्यू भी 12। तो 12 12 कितने हो गए? तो ये 144, 144 से कम 144, 144 दूना कितने हो गए? तो सर 288 हो गया। और अगर 288 को हम पलट देते हैं तो सर 882 मिल जाएगा हमें, जो कि यहाँ दे रखा है 882। तो सिस्टम क्या है प्रश्न का? सिस्टम ये है कि सर उसके सभी लेटर की प्लेस वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर दो और जो भी संख्या प्राप्त होती है आप उसको उल्टा करके लिख दो, आपके आंसर मिल जाएंगे। तो इसी तरह से हमें किसका निकाल लेना है? तो फॉल का निकाल लेना है। ध्यान से देखोगे, FALL फॉल की बात करें तो ये 6 इंटू 1 इंटू 12 इंटू 12, तो 12 12 44, 144 एकम 144, 144 छक, तो 144 गुने 6 कर लो। 6 4 की 24 का 4 हाथ में 2 बच गए, 6 4 की 24, 25 26 का 6 हाथ में 2, 6 का 6 2 8, यानी ये टोटल वैल्यू कितना निकल के आया? तो 864 निकल के आया। हमें इस वैल्यू को पलट लेना है तो 468 हम लोगों को परफेक्ट आंसर चाहिए। 468 अगर देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी में स्पष्ट रूप से दे रखा है, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है यही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। बस एक बच्चे ने आंसर दिया, संजीव दास जी ने आंसर दिया, और बाकी किन्हीं ने भी इस प्रश्न का आंसर नहीं दिया। तो आपको ऐसे प्रश्नों से भी मुलाकात करनी पड़ सकती है। तो इसमें छोटी सी चीज याद रखोगे, अगर कभी भी कोडिंग डिकोडिंग ऐसा चल रहा है और देख लेना कि कोई संख्या बहुत बड़ी संख्या दिख रही है, तो या तो वो स्क्वायर होगी, या तो वो क्यूब होगी, या तो फिर वो मल्टीप्लिकेशन सीरीज होगा, मल्टीप्लिकेशन पे ही केंद्रित होगा, तभी उतनी बड़ी संख्या आ सकती है। ठीक है, प्लेलिस्ट बिल्कुल बनवा देंगे बच्चे। अब देखो एकदम बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, यदि आपके पिता आपकी माता होती यानी पापा कौन हो जाते? मम्मी। और आपकी मम्मी कौन हो जाते? तो आपके भाई हो जाते। आपका भाई कौन हो जाते? तो आपकी बहन। और आपकी बहन कौन हो जाते? तो आपके पिता। अब पूछता, अगर ऐसी स्थिति हो जाए, ऐसी स्थिति हो जाए कि पापा को मम्मी कहना पड़ा, मम्मी को भैया कहना पड़ा, भैया को बहन कहना पड़ा, बहन को पप्पा कहना पड़ा, तो पूछता आप अपनी बहन को क्या कहेंगे? तो देखिए, आपकी बहन आपके कौन हो जाएंगे? पिता होते हैं। तो अब अपनी बहन को बहन नहीं कहोगे, अब अपनी बहन को पिता कहोगे। और पिता किस में है बच्चे? तो ऑप्शन नंबर ई में दे रखा है। तो परफेक्ट और सुटेबल आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आखिर दिया क्यों जाता है? ठीक है, तो CBT 2 जब भी आप देने जाते हो ना, किसी भी एग्जाम का अगर आप CBT 2 देते हो तो उसमें समय कम रहता है और क्वेश्चंस अधिक बनाने होते हैं। तो बच्चे में स्पीड होती है, और बच्चे में स्पीड है तो वो गड़बड़ करेगा। तो ये जैसे ही पापा को मम्मी, मम्मी को भाई, इधर 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 कर दिया, बच्चा जो स्पीड में बना रहा है ना, वो बच्चा सीधे कहेगा अच्छा पिता को क्या, बहन को क्या कहेंगे? तो उसको पहले बहन नहीं दिख जाएगा कि आपका भाई आपकी बहन होते हैं, तो फिर वो भाई बना देगा और बच्चा से गलती हो गया। तो ये वाली गुस्ताखी नहीं करनी है। ऐसे प्रश्न आए ना तो हमेशा अच्छे से दिमाग को अस्थिर रख करके बनाना है, क्योंकि इसमें गड़बड़ी करवा ही लेता है आपसे अगर आप में स्पीड हो तो। जैसे ये देखिए, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हाइट वेट लेंथ फास्ट एंड स्लो अरेंजमेंट कहते हैं। और यकीन मानो ये क्वेश्चंस दो तरीके से बनता है। एक तो आप पूरा लिख करके सजा सकते हो, एक आप ऐसे ही बना सकते हो। तो हम आपको दोनों तरीका सिखा देते हैं, लिखकर सजाना भी सिखा देते हैं। और अगर आप चाहते हो कि सर से सीख ले कि इस टाइप के क्वेश्चंस को बिना पेन पकड़े बनाना है, तो हम वो भी सिखा देते हैं। ध्यान से देखिए, सबसे पहले अगर आपको मालूम चल जाए कि हाइट वेट लेंथ फास्ट एंड स्लो अरेंजमेंट है, तो सबसे पहले प्रश्न के अंतिम हिस्से में पढ़ो कि क्या मांगा जा रहा है। तो इन सब में सबसे लंबा कौन है? तो जब भी सबसे टॉप का पोजीशन पूछे या सबसे बॉटम का पोजीशन पूछे, माइंड मेकअप कर लेना कि पेन नहीं टच होना है। ठीक है, अब देखो किसको ढूंढना है बच्चे? तो सबसे लंबा को ढूंढना है। किसको ढूंढना है? सबसे लंबा को। ध्यान से देखना, मोहन
रोहन से लंबा है वह फरहान से ठिगना है। तो मोहन रोहन से लंबा है, फरहान से ठिगना है, यानी अभी तक सबसे लंबा कौन है इन तीनों में? तो इन तीनों में सबसे लंबा फरहान है। हम तो लंबा को ढूंढ रहे थे ना, अब सबसे लंबा कौन मिला? तो फरहान। आगे चलेंगे। कानन मोहन से ठिगना है, कानन मोहन से भी छोटा है, कोई मतलब नहीं, लेकिन वो रोहन से लंबा है, कोई मतलब नहीं। शंकर रोहन व फरहान से लंबा है। तो देखिए अभी तक लंबा कौन था? फरहान। लेकिन यहां जैसे ही बोला कि शंकर रोहन व फरहान से लंबा है, तो अब सबसे लंबा कौन मिल गया? तो अब सबसे लंबा शंकर मिल गया, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो अगर इस तरह से आप 10 से 15 क्वेश्चन एक दिन में लगा लोगे ना, 2 बार, उसके बाद आप इसको मुजवानी ही बना सकते हो। कभी भी इस टाइप के प्रश्न के लिए आपको पेन नहीं टच करना होगा। जबकि देखिए अगर हम पेन टच करते तो क्या कहता? कहता कि सर जो मोहन है वो रोहन से लंबा है, लेकिन फरहान से ठिगना है। फिर कहता है कानन मोहन से ठिगना है लेकिन रोहन से लंबा है। अब कानन जो है वो मोहन से ठिगना है लेकिन रोहन से क्या है? लंबा है। शंकर रोहन व फरहान से लंबा है, तो शंकर किससे? तो रोहन से और फरहान से भी क्या है? तो लंबा है। अब पूछा सबसे लंबा कौन है? तो सबसे लंबा शंकर है। ये लिखने में समय ज्यादा लगता है, और अगर आप बिना लिखे हुए बनाते हो ना, तो यकीन मानो आप बहुत आसानी से बना सकते हो। खास करके जब 2 प्रश्न पूछे, सबसे लंबा कौन है और सबसे छोटा कौन है, तो ऐसे प्रश्न में कभी पेन चलाना ही नहीं, वो डायरेक्ट बन जाता है। अब देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वेन डायग्राम का क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं एग्जामिनेशन में, और बहुत ही बच्चे क्या करते हैं, एकदम वेन डायग्राम खींचते हैं। तो याद रखो मेरी बात को, इसके बाद जब भी 2 वेन पे डिपेंडेंट क्वेश्चन होगा, आप कभी पेन टच नहीं करोगे, ठीक है। देखो कितने छात्र हैं? सर 40। 28 ने क्या बोला? सर तमिल। और 30 ने क्या बोला? तेलुगु। तो 28 लोग आपको तमिल बोलते हुए देखे और 30 लोग आपको तेलुगु बोलते हुए देखे, यानी 58 लोगों को आपने देखा। जबकि लोग कितने आए हैं पार्टी में? 40। कितने एक्स्ट्रा हैं? तो 18। वो 18 को मैं कहता हूं कि बेईमान है। अब देखो कहता है सभी छात्र 2 भाषाओं में से कम इसी भाषा का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब 40 के 40 बोल रहा है। अब पुत्र छात्रों की वो संख्या मालूम करे जो केवल तेलुगु बोल सकते हैं। तो तेलुगु बोलने वाले कितने? 30। बेईमान कितना मिला था? 18। 30 में से 18 को बेईमान को निकाल दिए, बचा कितना? तो सर 12। कुछ किया हमने? कुछ भी नहीं किया, और आंसर हमारे बन गए। तो आपको ये स्पीड मेंटेन करनी होगी मेरे भाई। अगर आप ये स्पीड मेंटेन कर लेते हो एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए, तो समझ लेना गेम बहुत ही आसान है। अब देख लो कितने छात्र हैं? तो सर 40 छात्र हैं। कितने छात्र हैं? तो सर 40 छात्र हैं। और इस 40 छात्र में से तमिल बोलने वालों की संख्या कितनी है? तो सर 28 है। और इस 40 छात्रों में से तेलुगु बोलने वालों की संख्या कितनी है? तो सर 30 है। हमने देखा सर पार्टी में हमने 40 को बुलाया था और 30 लोग को तेलुगु बोलते और 28 लोग को तमिल बोलते देखा, यानी टोटल हमने 58 लोगों की आवाज सुनी। जबकि होने कितने चाहिए थे? तो 40 लोग ही होने चाहिए थे। इसका मतलब है कि ये जो 18 लोग हैं ये बेईमान लोग हैं, जो तमिल और तेलुगु दोनों बोल लिया है। तो यहाँ रख लेंगे। 28 में से 18 गया तो 10 बचा, और 30 में से 18 गए तो 12 बचे। 18 12 30 10 40 पूरा लोग मिल गए। अब पूछा सर वो संख्या मालूम करो जो केवल तेलुगु बोल सकता है। तो केवल तेलुगु बोलने वाले कितने हैं बच्चे? तो केवल तेलुगु बोलने वाले 12 हैं। अब बताओ इतना सा छोटा काम होता है वेन डायग्राम का, जब 2 वेन पे केंद्रित क्वेश्चन हो, और उसके लिए हम इतना गोला कर देते हैं। जबकि मैं कह रहा हूं आसानी से बनाओ ना। 40 को लोग पार्टी में आए, 28 को तमिल बोलते आपने सुना, और 30 को तेलुगु बोलते सुना, तो टोटल 58 लोगों को सुना। लोग तो 40 थे, 18 लोग एक्स्ट्रा मिल गए, वो 18 बेईमान है। अब पूछा सर केवल तेलुगु बताओ, तो 30 को में से 18 को बेईमान को निकाल दिए, 12 को बेईमान बच गया, केवल तेलुगु। खत्म हो गया, बस इतना ही करना है। अच्छा देखो ध्यान से समझना, यदि सन 1911 में क्रिसमस रविवार को था, तो सन 1912 में वो किस दिन को होगा? तो देखो इसमें कुछ नहीं बनाना होता है, छोटी सी चीज मेरी याद रखना।
यदि किसी भी एक निश्चित तिथि से, किसी भी डेट से उसके अगले साल या उसके पिछले साल फिर से उसी डेट को पहुंचे तो एक दिन का अंतर होगा अगर दोनों वर्ष साधारण है। और अगर वर्ष लीप वर्ष है और 29 फरवरी काउंट हो गया तब वहां 2 दिन का अंतर होगा। अब देख लो, 1911 से अगर हम 1912 जाते हैं तो 1912 कैसा ईयर है बच्चे? लीप ईयर है। और क्रिसमस कब पड़ता है? तो 25 दिसंबर को पड़ता है। अब जैसे ही हम 25 दिसंबर की बात करेंगे 12 में तो लीप ईयर काउंटेबल हो जाएगा। और यहाँ संडे में हम लोगों को कितने दिन? तो 2 दिन बढ़ाने होंगे, तो मंडे छोड़कर ट्यूसडे हो जाएगा, तो आंसर मंगलवार हो जाएंगे। तो हमेशा याद रखना, अगर किसी डेट से फिर से किसी दूसरे डेट में पहुंचे, यानी उसी वर्ष से फान करके अगले वर्ष में या पिछले वर्ष में पहुंचे, तो एक दिन का अंतर होगा। लेकिन इस बीच में अगर लीप ईयर में हम प्रवेश कर गए और उसका 29 फरवरी काउंटेबल हो गया तो वहां 2 दिन का अंतर होगा। जैसे अगर यही क्वेश्चन हम कह देते कि 26 जनवरी 1911 को संडे है, तो 26 जनवरी 1912 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? तो देखिए, बहुत सारे बच्चे यहां गड़बड़ा देते हैं मामला, क्योंकि उनको जैसे ही दिखता है कि 1912 है तो वो कहते हैं सर ये लीप ईयर है तो 2 दिन बढ़ जाएगा। अब यहां अगर वो संडे +2 कर देंगे और संडे +2 करके अगर ट्यूसडे ले आए तो आंसर गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2012 भले ही लीप ईयर है लेकिन हम 26 जनवरी को ही रुक गए हैं, यानी 29 फरवरी काउंटेबल नहीं है। और जब तक किसी वर्ष का 29 फरवरी काउंटेबल नहीं होगा तब तक उस वर्ष को लीप ईयर मानेंगे ही नहीं। तो यहां परफेक्ट आंसर क्या होगा? तो संडे +1 होगा, यानी ये मंडे हो जाएगा। तो आप ऐसी गलतियां मत करना, क्योंकि कैलेंडर में 90% बच्चे जब भी देख लेते हैं कि लीप ईयर है वो गलती कर करके आते हैं। आप वो गलती बिल्कुल मत करना। कोई भी लीप ईयर की तरह काउंट मेरे भाई तभी होगा जब उसका 29 फरवरी उसमें जुड़ जाएगा। अगर 29 फरवरी नहीं जुड़ा है तो लीप ईयर के रूप में काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पे 29 फरवरी जुड़ गया था क्योंकि 25 दिसंबर तक गए तो लीप ईयर काउंट हुआ, 2 दिन जुड़ा। यहां 25 जनवरी तक ही थे, 26 जनवरी तक थे, तो 29 फरवरी काउंट नहीं हुआ। तो जब 29 फरवरी काउंट नहीं हुआ तो एक दिन जुड़ा। आई होप आपको मेरी बातें अच्छे से स्पष्ट हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो। कहता है 5 विद्यार्थी प्रियंका, मैरी, सुनील, आशा व रियान एक कतार में खड़े हैं। प्रियंका और सुनील से रियान आगे खड़ा है। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें किधर आगे लेना है किधर पीछे लेना है ये बड़ा मैटर करता है। तो आप राइट को हमेशा पीछे लोगे और लेफ्ट को हमेशा आगे लोगे। इसको अपने माइंड में बैठा लो, क्योंकि जब राइट लेफ्ट होते हैं ना सिटिंग अरेंजमेंट पे तो आप गलती नहीं करके आते हो, लेकिन जब आगे पीछे की बात करता है तो आप गलती कर देते हो। तो हमेशा एक ढांचा बना लो कि सर लेफ्ट जो होगा वो आगे होगा और राइट जो होगा वो पीछे होगा। अब देखो प्रश्न क्या कहता है, प्रियंका और सुनील से रियान आगे खड़ा है। इसका मतलब है कि रियान जो है वो प्रियंका से और सुनील दोनों से कहां खड़ा है? आगे खड़ा है। अब इसमें कौन प्रियंका बगल में आएगी कि सुनील बगल में आएगा कि दोनों दूर होगा, पता नहीं। अब कहता है रियान व आशा के बीच में सुनील खड़ा है। तो देखिए, तो किसके बीच में? तो कोई रियान है और कोई आशा है, इसके बीच में कौन खड़ा है? तो सुनील खड़ा है। ठीक है, अब देखो सुनील के आगे ना रियान को खड़ा होना था, तो हम यहां रियान को रख सकते हैं। रियान के बाद हम लोग किसको? तो सुनील को रख सकते हैं। और सुनील के बाद हम लोग किसको? तो आशा को रख सकते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन अंतिम तक तंग करेगा। फिर कहता है सुनील व मैरी के बीच में रियान खड़ा है। तो सुनील और मैरी के बीच में कौन खड़ा है? तो रियान खड़ा है। कतार में सबसे प्रथम कौन खड़ा है? तो देखो रियान के बाद ही प्रियंका और सुनील को रहना था,
5 विद्यार्थी थे, तो रियान के बाद सुनील तो है, अब एक और नाम कौन बच गया, तो सिर्फ प्रियंका बच गई। कौन बच गई, प्रियंका। अब देखो कहीं भी प्रश्न में ये नहीं कहा गया था कि ये जो कतार है वो लेफ्ट से राइट चलेगा कि कतार राइट से लेफ्ट चलेगा। तो पहला पोजीशन इधर भी हो सकता है या पहला पोजीशन इधर भी हो सकता है, वो क्वेश्चन सेटर के मानने पे डिपेंड करता है कि वो पहला पोजीशन लेफ्ट टू राइट रख रहा है या वो पहला पोजीशन राइट टू लेफ्ट रख रहा है। तो अब ध्यान से देखिए क्या पूछा, सबसे प्रथम में कौन है। अगर लेफ्ट से राइट हम चल रहे होते तो सबसे प्रथम में मेरी होती, लेकिन अगर ये पोजीशन हम राइट से लेफ्ट की ओर चल रहे होते तो सबसे प्रथम में प्रियंका होती। तो मैरी तो हमारे पास ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन में हम लोग किसको लगाएंगे, प्रियंका को लगाएंगे। तो अक्सर बच्चे क्वेश्चन सेटर ये गेम खेल देता है कि आपको बतलाएगा ही नहीं कि प्रथम किधर से है, द्वितीय किधर से है, आपको पूछ देगा दूसरा कौन है। तो या तो दूसरा रियान हो सकता था या तो दूसरा आशा हो सकती थी। तो ऐसे क्वेश्चनों से खास करके आपको बचना है, क्योंकि बच्चे को हमेशा यही लगता है कि पहला तो लेफ्ट साइड से ही होगा, पहला किधर से होगा, लेफ्ट साइड से ही होगा। अब वो देखा कि मैरी नहीं आया, बच्चा फिर से बनाने में लग गया क्वेश्चंस को। तो आज के बाद आप ये मिस्टेक नहीं करोगे, एक बार ही क्वेश्चंस बनाने हैं। और जब क्वेश्चंस ना दिया जाए कि बाएं से दाएं व्यवस्था चल रही है कि दाएं से बाएं व्यवस्था चल रही है, जब ये टर्म नहीं कहा गया है तो दोनों तरफ पहला पोजीशन हो सकता है। इस चीज को अपने दिमाग में एकदम बिल्कुल लॉक कर लेने हैं। देखिए कहता है सर 6 व्यक्ति PQRSTU एक परिवार है और इसको हम लोग कहते हैं ब्लड रिलेशन बेस्ड पजल, जिसमें लेवल 1 है। हम आपको नेक्स्ट क्लास में ब्लड रिलेशन बेस्ड पजल का लेवल 2 और लेवल 3 भी दिखाएंगे। तो पहले छोटा वाले भाई से निपट लो, फिर इसके आगे की संख्या जो है ना वो बढ़ती जाएगी। तो क्या कहता है, कितने व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति हैं। PQRSTU एक परिवार है, P व R एक विवाहित जोड़ा है। तो कौन कौन विवाहित जोड़ा है, तो P और R जो है वो मैरिड कपल है। इससे यह प्रूफ नहीं होगा कि कौन लड़का है और कौन लड़की है। P की लड़की S है, P की लड़की कौन है, S है। R का पुत्र Q है और R का पुत्र कौन है, तो R का पुत्र Q है। लेकिन Q की माता R नहीं है। Q को R कह रहा है पुत्र है, लेकिन Q कह रहा है R मेरी मम्मी नहीं है, तो R पप्पा होगा और P मम्मी होगी। आगे चलिए, R का भाई T है, R का भाई कौन है, T है। S U का भाई है, नहीं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कीजिए, यहाँ ये नहीं होगा, यहाँ होगा U S का भाई है, U S का भाई है। क्योंकि S को पहले ही हम क्या प्रूफ कर चुके हैं, P की लड़की S है, तो P की लड़की S है यानी S लड़की है। अब यहाँ S U का भाई हो ही नहीं सकता, इसको चेंज कर लीजिए, U S का भाई है। अब देख लो, परिवार में 6 व्यक्ति थे, 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति हमारे पूरे हो गए और R का भाई T है, तो T लड़का है। ब्लड रिलेशन का ढांचा बन करके तैयार हो गया। प्रश्न पूछता है परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं। तो अगर हम परिवार में पुरुष सदस्य की बात करें, 1 पुरुष, 2 पुरुष, 3 पुरुष और ये 4 पुरुष, यानी सर परिवार में टोटल 4 पुरुष है, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है यही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। देख लो, कहता है एक घड़ी 1 घंटा में 5 मिनट तेज चलती है, यानी घड़ी अगर 1 घंटा चलेगी ना तो वो कितना, तो 5 मिनट जो है वो घड़ी फास्ट हो जाएगी। 1 घंटा में घड़ी कितना मिनट फास्ट हो जाएगी बच्चे, तो 1 घंटा में घड़ी जो है वो 5 मिनट फास्ट हो जाएगी। अब कहता है यदि दोपहर 12 बजे घड़ी को सही सेट कर दिया गया, तो पहली बार घड़ी को हमने सही सेट किया, कितने बजे सही सेट किया, 12 बजे, तो ये सही घड़ी है, ठीक है। और ये गलत घड़ी है, यानी गलत घड़ी में भी कितने बज गए, 12 बज गए। अब कहता है कि अब घड़ी शाम के 6:30 बजे दिखा रही है, तो वास्तविक समय कितना होगा। यानी कि घड़ी जो है ना, ये गलत घड़ी कितना दिखा रही है,
तो 6:30 का समय दिखा रही है। तो आपसे पूछ रहा है कि ओरिजिनल टाइम जोन जो है वो क्या होगा सही वाले घड़ी का। क्वेश्चन तो अच्छा है कि एक घड़ी जो हर घंटे 5 मिनट क्या होती है, फास्ट हो जाती है। हमने घड़ी को 12 बजे दोपहर में मिलाया तो गलत घड़ी में भी 12 बज आया। अब हमको घड़ी क्या दिखा रही है, तो शाम के 6:30 बजा हुआ दिखा रही है। इसका मतलब घड़ी आगे चली गई है। तो ये कितना समय लगाएगी, तो देखो घड़ी अगर खराब नहीं होती तो यहाँ 12 है तो यहाँ 6 दिखाता, लेकिन यहाँ घड़ी जो है वो 30 मिनट फास्ट है। घड़ी कितना मिनट फास्ट है बच्चे, 30 मिनट फास्ट है। अब देखो 5 मिनट फास्ट होने में कितना घंटा लगाती है, 1 घंटा लगाती है ना। तो हम कह सकते हैं ना, चूंकि 5 मिनट फास्ट में 1 घंटा, इसलिए 1 मिनट फास्ट में 1/5 घंटा, इसलिए कितना मिनट, 30 मिनट फास्ट में 1/5 गुने 30 घंटा। इसका मतलब है कि 5 छक 30 घंटा। सही घड़ी जो है, सही घड़ी कितना चलेगी, 6 घंटा चलेगी। तो सही घड़ी जब यहां से टोटल 6 घंटा चलेगी तो 12 में 6 जोड़ देंगे तो 6 बज जाएगा। यानी कि सही घड़ी का जो समय हो रहा होगा वो सही घड़ी का समय कितना हो रहा होगा, तो 6 बज रहे होंगे। किसमें है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है यही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर डी को कर लेंगे। खूबसूरत सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आपका दिमाग खराब कर देगा अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है तो। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करेंगे। अब देखो, लॉजिकल रीजनिंग आते ही आप गलतियों का पहाड़ लगा देते हो। मैंने अक्सर देखा है बच्चों को कि लॉजिकल रीजनिंग आई नहीं कि गलतियों का पहाड़ लग गया। उसके पीछे मंशा ये है कि दोनों में से एगो तो सही होबे ना करेगा, इस चक्कर में आप गलती करते हो। तो ध्यान दीजिए क्या कहता है। एबीसी पार्टी के प्रधानमंत्री ने संकेत दिया है कि 40 स्वतंत्र सदस्य कुछ राजनीतिक दलों में शामिल होने के लिए गंभीरता से विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। बड़ा हाल वे सभी सामूहिक रूप से किसी एक ही पार्टी में शामिल होंगे। अब जैसे देखो, मान लो एक पार्टी किसकी है, तो एबीसी की पार्टी है जो सत्ता में है, ठीक है। एक पार्टी ईवीएफ की पार्टी है, ठीक है। एक पार्टी आरएसडी की पार्टी है। मान लो हमारे देश में 3 पार्टियां हैं। अब एबीसी का कोई प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। इस प्राइम मिनिस्टर को यह बात पता चला कि 40 स्वतंत्र लोग हैं जो अभी तक किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, लेकिन ये 40 के 40 सदस्य राजनीति में आने की सोच रहे हैं। लेकिन इनके साथ कंडीशन ये है कि ये चारों के चारों 40 के 40 सदस्य किसी एक ही पार्टी को एक साथ ज्वाइन करेंगे। अब वो पार्टी ईवीएफ हो सकती है, या वो पार्टी आरएसडी हो सकती है, या वो पार्टी एबीसी हो सकती है। ये मालूम नहीं चल पाया एबीसी के प्रधानमंत्री को, ठीक है। अब कहता है कि सर इतना जानकारी लेने के बाद आप निष्कर्ष निकाल लो कि निष्कर्ष क्या होगा। तो 40 स्वतंत्र सदस्य शीघ्र ही एबीसी पार्टी में शामिल होंगे। क्या प्रधानमंत्री को तो बस यही पता चला है कि 40 लोग जो है वो हमारे साथ किसी भी दल में जुड़ सकते हैं, लेकिन ये प्रधानमंत्री को कहाँ पता है कि वो हमारी दल में जुड़ेंगे या किसी और दल का चयन कर लेंगे। तो हम 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते, और निष्कर्ष में जब तक 100% नहीं कहा जाएगा तब तक वो गलत ही होगा। 40 स्वतंत्र सदस्य शीघ्र ही किसी और पार्टी में शामिल हो जाएंगे। प्रधानमंत्री को यह भी नहीं पता है कि हमारी पार्टी में ना आकर के किसी और पार्टी में चला जाए, तो 2 नंबर भी गलत हो गया। अब ये 40 स्वतंत्र सदस्य जो किसी पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं, या तो वो एबीसी पार्टी में जाएंगे या तो वो किसी और पार्टी में जाएंगे। तो ये दोनों ऑप्शन जो है या तो में चला गया, या तो एक सही हो सकता है कि एबीसी पार्टी में 40 आ जाए, या तो 2 सही हो सकता है कि 40 का 40 एबीसी पार्टी में ना आकर किसी और पार्टी में चल जाए, ठीक है।
लॉजिकल में प्रॉब्लम होता है, ठीक है बच्चे, इस वीक हम कोशिश करते हैं कि लॉजिकल के ढेर सारे प्रश्न आपको सॉर्ट आउट करवा दे अच्छे से समझा करके। अब जैसे देख लो ये वाली क्वेश्चंस तो भैया अपने आप में एकदम जो कहते हैं ना लाजवाब क्वेश्चन वो है। मूल प्रतिलिपि की दो अतिरिक्त प्रतिलिपियां प्राप्त करने के लिए हीना 3 सीट के साथ 2 कार्बन लगती है। हम भी लोग ये बचपन में बहुत काम करते थे, या अभी भी कभी कभी जब एक ही पेपर को हमें कई बार लिखना होता है तो हम लोग कार्बन का प्रयोग करते हैं। कार्बन की खासियत ये है कि जहां कार्बन लगा दो उसके नीचे उसका प्रिंट छप जाएगा। तो मूल प्रतिलिपि की 2 अतिरिक्त प्रतिलिपियां प्राप्त करने के लिए हिना 3 सीट के साथ 2 कार्बन रख देती है, यानी अब उसको 2 प्रतिलिपि मिलने वाला था। फिर वो ज्यादा प्रतियां प्राप्त करने का निश्चय करती है और पेपर को इस प्रकार मोड़ती है कि सीट का आधा ऊपरी हिस्सा आधे निचले हिस्से से शीर्ष पर आ जाता है, यानी पेपर को उसने फोल्ड कर दिया। अब कहता है वो टाइप करती है, उसे कितनी कार्बन प्रतिलिपियां प्राप्त होंगी। तो पहले चूंकि 2 प्राप्त होने वाली थी और पेपर को उसने फोल्ड कर दिया है तो उसका दुगना प्राप्त हो जाएगा बच्चे, यानी 4 प्राप्त हो जाएगा। इसको हम लोग एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, ध्यान से समझना। देखो एकदम एक्सपेरिमेंट करके देख लो, मजा आ जाएगा। ठीक है, देखो मान लो कि हमें इस पे लिखना था, तो हमने कहा कि सर हमने इसके बीच में एक पेपर लगा कार्बन लगा दिया और इसके बीच में एक कार्बन और लगा दिया। तो चलो भैया अब हमारे कार्बन लग गए। तो देख लो, तो एक कार्बन हमने यहां लगाया और एक कार्बन हमने यहां लगाया। अब अगर इस पे मैं कुछ भी लिखूंगा तो इसके 2 एक और एक 2 पेपर छपेंगे ना, लेकिन फिर मुझे मन हुआ कि मैं एक्स्ट्रा लिखती हूं तो मैंने इस पेपर को ऐसे करके फोल्ड कर दिया। ठीक है, देख लो ऐसे करके मैंने इस पेपर को फोल्ड कर दिया। तो अब कितने कार्बन मुझे मिलेंगे? एक यहां कार्बन मिलेंगे, एक यहां मिलेंगे, 2 कार्बन। इस पे तो कोई कार्बन नहीं लगा है, लेकिन एक कार्बन यहां और एक कार्बन यहां। तो जब मैं पहली बार इस पे लिखूंगा तो एक कार्बन का प्रिंट यहां मिला, दूसरा कार्बन का प्रिंट यहां मिला। यहां हमने कार्बन लगाया नहीं था तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन तीसरा प्रिंट यहां मिलेगा और चौथा प्रिंट यहां मिलेगा। तो हमें कुल कितने कार्बन कॉपी मिलने वाले हैं? तो हमें कुल 4 कार्बन कॉपी मिलने वाले हैं। तो आंसर हमारा 4 हो जाएगा। और ये क्वेश्चंस अपने आप में एक बेहतरीन क्वेश्चंस है, क्योंकि इसमें सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। आप दुर्घटना होने से अपने आप को बचा नहीं सकते हो। देखिए चित्र ही गायब कर दिया है, कोई नहीं। देखिए मोहन की घड़ी में कुछ खराबी आने के कारण, यानी मोहन का घड़ी पगला गया। अब कहता है कि मिनट की सुई 1 घंटा में 372 डिग्री होती है। घड़ी देखा है ना आपने? अगर हम घड़ी की बात करें तो अगर 12 पे सुई है तो 1 घंटा में मिनट वाली सुई घूम के फिर 12 पे आएगी, यानी टोटल कितना चलेगी? तो मिनट वाली सुई सर 360 डिग्री घूमेगी 1 घंटा में। लेकिन मोहन की घड़ी में मिनट वाली सुई कितना घूम रही है? तो 372 डिग्री घूम रही है, यानी कि मोहन की घड़ी 12 डिग्री क्या घूम रही है? ज्यादा घूम रही है। 12 डिग्री क्या घूम रही है बच्चे? ज्यादा। अब आपको मालूम है ना कि चलिए वॉइस की इश्यू आ गई थी ना, थोड़ी सी बैटरी जो है वो दिक्कत में आ गई थी। चलिए फिर से समझ लीजिए। देखिए मोहन की घड़ी में कुछ खराबी आने के कारण मिनट वाली सुई 1 घंटे में 372 डिग्री घूमती है, जबकि अगर हम ओरिजिनल घड़ी में मिनट की सुई की बात करें तो 1 घंटा में वो 1 चक्कर पूरा करेगी। इसका मतलब है 360 डिग्री घूमेगी। लेकिन इसकी सुई जो है ना 372 डिग्री घूम रही है। इसका मतलब मोहन की घड़ी में खराबी हो गई है और उसकी घड़ी कितना डिग्री? तो 12 डिग्री क्या कर रही है बच्चे? तो ज्यादा घूम रही है। 6 डिग्री बराबर घड़ी में 1 मिनट होता है, तो 12 डिग्री बराबर घड़ी में 2 मिनट हो गए। इसका मतलब है कि हर घंटे सोहन की घड़ी जो है मोहन की, वो 2 मिनट तेज हो जाती है। हर घंटे कितने मिनट? तो 2 मिनट क्या हो जाती है? तेज हो जाती है मोहन की घड़ी। अब मोहन अपनी घड़ी को सुबह 9 बजे मिलाया और अगले दिन उसको रात्रि में 10 बजे घड़ी को देखना था। तो आज सुबह 9 बजे से कल सुबह 9 बजे तक घड़ी टोटल 24 घंटा चलेगी।
और 9 बजे सुबह से 9 बजे रात्रि तक घड़ी 12 घंटा और चलेगी, यानी 24 12 36 घंटा घड़ी रात के 9 बजे तक चल चुकी है अगले दिन। और फिर 1 घंटा और चल के 10 बजे तक वो टोटल घड़ी कितना घंटे चली है, 37 घंटे चली है। अब घड़ी का नेचर क्या है कि 1 घंटा में 2 मिनट फास्ट, तो घड़ी जब 37 घंटा चलेगी तो 37 को 2 से गुना कर दो, 30 30 60, 7 दूनी 14, यानी कि 74 मिनट घड़ी क्या हो चुकी होगी, फास्ट हो चुकी होगी। और 74 मिनट का मतलब मेरे भाई 1 घंटा और 14 मिनट होता है। अब सोचने वाली बात है कि सर अगर घड़ी खराब नहीं हुई होती तो रात्रि को 10 बजे वो 10 PM दिखाती, लेकिन अभी सर 1 घंटा और 14 मिनट घड़ी क्या दिखाएगी, तो प्लस हो जाएगी, और प्लस हो गई तो ये कितना दिखाएगी, तो 11:14 दिखाएगी। चलिए, थैंक यू। देखिए चौहान सर गंगा स्नान करके डुबकी लगा के कुंभ से आ गए और वही सब लोगों को प्रसाद बांट रहे हैं, तो चलिए अच्छा है। फंडा क्लियर है? अब देख लो क्या कहता है, ध्यान से समझोगे। विनय, विनोद, विकास, वासु, वैभव, वरुण और विशाल एक वृत्त में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। कितने लोग? 1 2 3 4 5 6 और 1, 7 लोग जो है वो केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो सबसे पहला काम क्या करोगे कि एक सर्किल क्रिएट करोगे और सर्किल में बच्चे 7 लोगों के बैठने की व्यवस्था कर लोगे। सारे लोग का मुख कहाँ है? तो सारे लोग का मुख जो है वो केंद्र की ओर है। ठीक है, अब क्या कहता है ध्यान से देखिएगा। वासु विकास के दाएं तीसरा है, यानी जहां भी हम विकास को जगह देंगे, विकास का दायां पहला, दूसरा और तीसरा, यहां कौन आ जाएगा बच्चे? वासु आ जाएगा। फिर कहता है वरुण विनय के बाएं दूसरा है, इससे कोई कनेक्टिविटी नहीं है, तो हम लोग जहां वरुण को रखने वाले हैं उसके लेफ्ट में पहला नहीं दूसरा, हम लोग किसको रखने वाले हैं? तो विनय को रखने वाले हैं। तो वरुण विनय के, अच्छा, वरुण विनय के बाएं को दूसरा है। वरुण जो है वो किसके बाएं को? तो विनय के बाएं को दूसरा है। और विशाल के दाएं से दूसरा है। तो वरुण जो है वो कहां? तो विशाल के दाएं से दूसरा है। अभी तक देख लो इसके साथ इसका कोई संपर्क नहीं बना है, तो इसको बाहर ही छोड़ देंगे। वैभव विनोद के दाएं से तीसरा है। अब कोई वैभव है जो विनोद के पहला, दूसरा, तीसरा, कौन है बच्चे? वैभव है। ठीक है, अब कहता और वरुण का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो वैभव विनोद के दाएं तीसरा है और वरुण का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी वैभव कभी भी वरुण के बगल में नहीं बैठ सकेगा। तो वैभव ना तो यहां बैठ सकेगा ना ही वैभव यहां बैठ सकेगा। अब पूछता है सर बता दो विकास के तुरंत दाएं कौन बैठा है। अब इसी चीज को हमें क्या करने हैं? अरेंज करने। तो देखिए अगर हम विशाल को यहां रखते हैं तो एक गैप करके वरुण रख सकते हैं, लेकिन एक गैप करके विनय नहीं। अगर हम विशाल को यहां रखें तो एक गैप करके वरुण नहीं रख सकते हैं। विशाल को यहां रखें तो एक गैप करके वरुण भी रख सकते हैं और एक गैप करके विनय भी। अगर विशाल को यहां रखें तो एक गैप करके वरुण रख सकते हैं, एक गैप करके विनय भी। तो विशाल का 2 पोजीशन बना, एक पोजीशन यहां और एक पोजीशन यहां। दोनों में से एक पोजीशन सही है और एक पोजीशन गलत है। मान लो हमने विशाल को यहां जगह दिया, तो इसके दाएं एक छोड़ के कौन आ गया? वरुण आ गया। और वरुण के दाएं एक छोड़ के कौन आ गया? तो विनय आ गया। अब देख लो क्या बोला था कि वरुण के बगल में वैभव को नहीं बैठाना है और विनोद के दाएं तीसरा वैभव है। तो अगर विनोद को यहां रखेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा वैभव बैठ जाएगा। विनोद को यहां रखेंगे पहला, दूसरा, तीसरा वैभव नहीं बैठ सकेगा। यानी विशाल का जो 2 पोजीशन था, दोनों में से इस पोजीशन का जो हमने चयन किया तो ये गलत जगह चयन हो गया। यहाँ पे इसकी पोजीशन बिल्कुल नहीं बनने वाली है। तो अब हम लोग दूसरा पोजीशन यूज करेंगे। हम लोग विशाल को यहां रखने वाले हैं।
विशाल के दाएं में एक छोड़ के कौन आ गया? तो वरुण आ गया। और उसके दाएं में एक छोड़ करके कौन आ गया? तो विनय आ गया। अब देख लो, जहां विनोद बैठेगा उसके दाएं तीसरा वैभव है। विनोद को यहां रख के पहला दूसरा तीसरा वैभव रख नहीं सकते, लेकिन विनोद को अगर हम लोग यहां रखते हैं तो इसके दाएं पहला दूसरा और तीसरा वैभव को हम लोग जगह दे सकते हैं और अरेंजमेंट हो गया कंप्लीट। यानी छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाला क्वेश्चन था। एकदम देखने में क्वेश्चन सिंपल और छोटा लग रहा था, लेकिन धमाकेदार क्वेश्चन था। अगर लक आपकी अच्छी है तो एक अटेम्प्ट में बनेगा, और नहीं तो फिर ये दूसरे अटेम्प्ट में आपसे जरूर बन जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पे आपको फोकस करना चाहिए। विकास के तुरंत दाएं कौन बैठा है? तो विकास के तुरंत दाएं सर वैभव बैठा है। और वैभव किस में है बच्चे? तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर सी को कर लेंगे। विनोद के दाएं दूसरा कौन है? अब देखो तो, विनोद के दाएं दूसरा विकास बैठा है। तो आंसर हम लोग विकास को कर लेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डी में स्पष्ट रूप से हमें देखने को मिल रहा है। तो आंसर बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर डी को कर लेंगे। देखिए, अच्छा ध्यान से देखोगे तो सी डी बी है ना। अगर हम यहाँ सी रख दे तो ए सी डी बी मिल जाएगा, यहाँ ए रख दे तो ए सी डी बी मिल जाएगा। अब ए सी है तो डी और बी, यानी एक बार सीधा एक बार उल्टा, ए सी डी बी बी डी सी ए सी डी बी। बाहर क्या निकला? सी बी डी ए। सी बी डी ए कहीं है क्या? तो हाँ सर, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो आंसर भी हमारे जो ऑप्शन नंबर डी है यही बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो जाएंगे। अब देखो, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 240 रन बनाए, जिसमें से शाहिद अफरीदी ने 94 रन बनाए। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम पूरी टीम ने मिलकर के कितना स्कोर खड़ा किया? तो 240 का स्कोर खड़ा किया। उसमें से अगर हम शाहिद अफरीदी की बात करें तो वो 94 रन अकेले बनाया है। अब कहता है शाहिद अफरीदी ने सर्वाधिक रन बनाए। हम 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते हैं पाकिस्तान टीम मैच जीत जाएगी। जब तक दूसरे पक्ष का मैच ना देख ले तब तक ये भी हम 100% नहीं कह सकते हैं। तो ना तो एक अनुसरण करने वाला है और ना तो दो अनुसरण करने वाला है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। ठीक है, तो बस बच्चे 2 दिन का और कष्ट है जब ये क्लासेस मॉर्निंग में रन हो रही हैं। ठीक है, 2 दिन के बाद जैसे शाम में रन होती थी 8 से 9, ये क्लासेस फिर से शाम में 8 से 9 रन होने लगेगी। अभी 3-4 दिन का थोड़ा कुछ काम पड़ा हुआ था पेंडिंग, उस काम को निपटा लेते हैं। फिर जैसे 8 बजे रात को मुलाकात होती आ रही है ना पिछले कई महीनों से, उसी तरह से 8 बजे रात्रि में कई महीनों वाली मुलाकात फिर से स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए आज की सभा हम लोग यहीं बच्चे बर्खास्त करते हैं। सभी बच्चे को गुड डे, मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद।